अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 लेक्चर 10 है हमारे पास, राउट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा, इसमें से ना इसकी स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा जो है, ये फार्मूला जो है वो एज MCQs भी पूछा जाता है, लेकिन ये है बहुत आसान। इसकी 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली स्टेटमेंट क्या है? The vapor pressure of a solvent above a solution is equal to the product of vapor pressure V dot P मतलब vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solvent in solution। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल चलो मैं इधर 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है, इसका मैंने वेपर प्रेशर फाइंड किया, तो वेपर प्रेशर इसका आ गया। फॉर एग्जांपल उसकी कोई वैल्यू आई जिसको मैंने P0 कह दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया? सल्यूट ऐड कर दिया। सल्यूट जो ऐड किया, तो अब सल्यूट ऐड कर दिया, ये मिक्स कर दिया। सल्यूट ऐड करने के बाद ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया मेरे पास एक सल्यूशन। अब दोबारा मैंने क्या किया? सॉल्यूशन का जो है वो वेपर प्रेशर फाइंड किया। जब मैंने इसका वेपर प्रेशर फाइंड किया तो मुझे पता चला ये वेपर प्रेशर जो है वो अब प्रोडक्ट बन चुका है। किस किस का प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हमारे पास जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो फिर हम एक एक का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। जिसका आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखें और टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नीचे लिखें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा हमारे पास। तो डिफाइन में वही बात है, दोबारा देखें इसे हम, कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसका आपने प्योर फॉर्म में पहले वेपर प्रेशर फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, दोबारा वेपर प्रेशर फाइंड किया, तो उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर आया वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। किस किस का? उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का। मतलब सॉल्वेंट के कितने मोल्स, कितने फ्रैक्शन जो हैं उस के सॉल्यूशन के अंदर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन की फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर जो है वो हम मोल इसकी राउट्स लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन है हमारे पास मैथमेटिकली P इज इक्वल टू P0 x1। इक्वेशन 1 है हमारे पास, वेयर यहाँ पे P जो है, ये वाला P, ये किसको जाहिर कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म। और P0 जो है ये किसको जाहिर कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। जब एक हमारा सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर था वो P0, जो वैल्यू थी उसको हमने P0 से रिप्रेजेंट किया। और x1 क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे सॉल्यूट लिख देते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब जो हमने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, ठीक है। तो एज वी नो x1 प्लस x2, x1 यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इन दोनों को सम करें तो आंसर कितना आएगा? यूनिटी के बराबर, 1 के बराबर। और अगर यहाँ पे जैसे x1 है, मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या होगा? x1 विल बी इक्वल टू 1, ये वाला, और ये x2 जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस x2 आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है x1 की, ये उठा के इधर रख दें, इधर पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू P0, ये वाला, और x1 की जगह पे क्या आ गया? 1 माइनस x2। अब P इज इक्वल टू P0 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, P0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो P0 माइनस ये वाला आ गया, और P0 x2। अब P0 x2 इधर माइनस हो रहा है, अगर इसको इस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो P ये वाला प्लस P0 x2, ये इधर माइनस जो हो रहा था इस साइड पे आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू P0। ये किसके बराबर आ गया? P0 के। अब जो P है वो इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो P0
x2 इधर रह गया इज इक्वल टू पी नॉट ये वाला माइनस पी ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब पी नॉट माइनस पी बराबर है पी नॉट x2 के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू b, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी पी नॉट x2 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी या पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, तो एक ही बात है। यहाँ पे पी नॉट माइनस पी जो है इसको हम क्या करते हैं डेल्टा पी लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2 आ गया। वेयर यहाँ पे x2 जो है ये क्या है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। x2 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। डेल्टा पी क्या है हमारे पास, अब ये जो डेल्टा पी है इसे हम बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो है अब गौर से देख लें, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, इक्वेशन 2 जो आई हमारे पास ये है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से हमें राउट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी, वो इक्वेशन से आ जाएगी। द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute। मतलब जितना सल्यूट ज़्यादा होता जाएगा उतनी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होती जाएगी। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, पी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गई। यहाँ पे डेल्टा पी ओवर पी नॉट जो है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंपली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की निस्बत इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो है वो कंपैरिजन करके आंसर निकाला जा रहा है। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है और जो डिक्रीज हुई उनको कंपेयर करके आंसर निकाला जा रहा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। अब इक्वेशन थर्ड से ही हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट बनती है, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन अगर जो है वो ज़्यादा है तो रिलेटिव ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये 3 पॉइंट आपने अच्छी तरह याद करने हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करती है और किस के इंडिपेंडेंट है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये उसके इंडिपेंडेंट है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाली वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी ये वाली है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू भी बढ़ती है ये वैल्यू भी बढ़ती है, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम लिहाज से बढ़ रही हैं, तो फिर आंसर पे तो कोई असर नहीं होगा। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से डेल्टा पी ओवर पी नॉट की वैल्यू पे कोई असर नहीं आता, ठीक है। थर्ड सेकंड है हमारे पास डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। जी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे। सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो तो उस बेस पे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज कांस्टेंट व्हेन इक्विमॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन ऑफ different solutes are dissolved in the same mass of same solvent। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज लेते हैं और 1 मोल सुक्रोज लेते हैं और पानी लेते हैं और सेम अमाउंट पानी, ठीक है। तो 1 मोल ग्लूकोज एक साइड पे डाल देते हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरा 1 मोल सुक्रोज लेके दूसरे पानी में डाल देते हैं जिसका मैस सेम है। दोनों का लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करते हैं तो दोनों का लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम आएगा। ऐसा क्यों हुआ, याद रखें जो हमने सल्यूट ऐड करना है ना उसके लिए शर्त होती है, कंडीशन होती है, सल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब इसकी आयोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इसे हम पानी में डालें या सॉल्वेंट में डालें तो ये आइंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, इसे आइंस नहीं बनाने चाहिए। तो आइंस नहीं बनाए, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और ये नॉन वोलाटाइल हो, ये वोलाटाइल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है वो
वेपर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं सॉल्वेंट का, लेकिन साथ ही क्या आ रहे हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, उसके वेपर्स भी आ रहे हैं, तो उस वजह से फिर वेपर प्रेशर सही फाइंड नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि आपके पास इक्वी मालिक्यूलर या इक्वी मोलर जो है वो सॉल्यूशंस हों और डिफरेंट मतलब सॉल्वेंट भी सेम हो, मैस भी उनका सेम हो, तो जो आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। स्टूडेंट्स ये सिंपल सा एक टॉपिक है, 3 डिफाइन है, 3 इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। आपने एक से शुरू करना है तो सेकंड, सेकंड से फिर थर्ड, तो डिफाइन भी वहीं से बनती जाएगी और इक्वेशन भी वहीं से बनती जाएगी। सिंपलेस्ट जो है ये टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।